नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी से मिले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी से जेलेंस्की की यह पहली मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर देखने को मिला। तो पीएम मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात। तो पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध से कहीं ना कहीं पूरे देश में असर। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मौजूद थे और इस दौरान तमाम कार्यक्रम हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे पर कसा शिकंजा। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। तो दो मामलों के कोर्ट ने जारी किया है जमानती वारंट। तो विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों पे एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। तो आज कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। वारंट के बाद भी उमर अंसारी नहीं हुआ पेश। मामले में अब 2 जून को होगी अगली सुनवाई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए लगातार किस तरह से माफिया की जो फैमिली है, जो परिवार है, उन पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। और उमर अंसारी को लेकर भी देखिए नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार यूपी पुलिस की कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ बढ़ती जा रही है। मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो 2 मामले दर्ज है मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर, जिसमें अब्बास और साथ ही साथ उमर अंसारी शामिल हैं। हालांकि ये दोनों मामले 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी के महीने में दर्ज हुए थे। जब पहला मामला वो है जब मुख्तार अंसारी के बेटों ने एक जुलूस निकाला था जो कि बिना परमिशन के था, साथ ही साथ एक रोड शो भी किया था। दोनों आचार संहिता उल्लंघन के मामले हैं, जिस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी चूंकि जेल में है, उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी पुलिस ने कराई और उमर अंसारी जो कि लगातार फरार है वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जबकि इस पूरे मामले को लेकर पहले ही कोर्ट ने उसको वारंट जारी कर रखा है। लेकिन बावजूद इसके जब वो पेश नहीं हुआ तो आज एनबीडब्ल्यू उसके खिलाफ जारी कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 2 जून को अब कोर्ट सुनवाई करेगी। अगर वो हाजिर होता है तो आगे की कार्रवाई होगी, अगर हाजिर नहीं होता है तो सीधे तौर पर उसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई कोर्ट की तरफ से की जा सकती है जी। हालांकि पूरे मामले पर अगर हम देखें तो लगातार यूपी पुलिस कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर शिकंजा कसती जा रही है। जहां अब तक 4 ऐसे मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को भी सजा हो चुकी है, उसके भाई अफजाल को सजा हो चुकी है 4 साल की, साथ ही साथ उसकी लोकसभा की सदस्यता भी जा चुकी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी लगातार फरार चल रही हैं और उनके ऊपर यूपी पुलिस की तरफ से 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। ऐसे में उसके दोनों बेटों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां अब्बास अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन के हैं, तीसरा मुकदमा अधिकारियों को धमकी देने का है, चौथा मुकदमा जिस तरीके से उसने अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी उस मामले को लेकर है। तो इन सभी मामलों पर लगातार यूपी पुलिस कहीं ना कहीं कोर्ट में अपनी तेज पैरवी के जरिए सजा दिलाने की कोशिश में लगी हुई है। यही एक वजह है कि जब आज कोर्ट में सुनवाई हुई तो अब्बास अंसारी को तो चूंकि जेल में है, उसको यूपी पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया, लेकिन उमर अंसारी पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने उसको 2 तारीख को पेश करने के निर्देश यूपी पुलिस को दिए हैं। अब देखना यह होगा कि 2 तारीख को किस तरीके से यूपी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और कोर्ट में सुनवाई के लिए लाती है। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो मुख्तार के छोटे बेटे पर फिर कसा शिकंजा। आज कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की पेशी हुई तो वारंट के बाद भी उमर अंसारी नहीं पेश हुआ और इसी को लेकर अब मामले में 2 जून को सुनवाई होगी।
खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मोहनलालगंज तहसील में बड़ी संख्या में लोग शिकायत लेकर पहुंचे, जहां डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जन सुनवाई करके जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2000 के नोट बंद होने पर बयान दिया और कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चाहते, 2000 का नोट बंद हो। हमारी पार्टी कर्नाटक हार की समीक्षा कर रही। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बम्पर सफलता मिली। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। इसके लिए पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। 2000 की जो नोटें हैं, कल रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा। अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे, और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं। और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपको बता 485 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी। बीएसए ने दिया 485 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी। विद्यालयों का यूडायस ब्यूरो अपडेट ने ना करने का आरोप है। विद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों की प्रोफाइल अपडेट ना होने पर यह कार्रवाई होगी। तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिया सभी विद्यालयों को आज तक का समय, तो अपडेट करें सभी जानकारी, वरना मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसकी चेतावनी बीएसए के द्वारा दी गई है। तो 485 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मान्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है। बीएसए ने दिया 485 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी। तो विद्यालय का यूडायस ब्यूरो अपडेट न करने पर यह चेतावनी बीएसए के द्वारा दी गई है। तो विद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों की प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। तो आज तक का ये वक्त दिया गया है और इसके बाद तमाम स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी में मिला महिला का शव। लखनऊ से यह खबर, जहां महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। संकल्प वाटिका के पास नदी में यह शव मिला है महिला का। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पुलिस पहुंची तो जांच में जुट गई। महिला ने शव की नहीं हो सकी ये शिनाख्त। हजरतगंज थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। राजधानी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हजरतगंज थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं कैसरबाग में बुजुर्ग पर डंडे से हमला किया गया। दबंग ने पैदल जा रहे बुजुर्ग पर हमला किया। हमला करने के बुजुर्ग हुआ घायल। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कैसरबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आपको ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहा है किस तरह से एक युवक ने बुजुर्ग पर डंडों से हमला कर दिया। तो हमला करने से बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। किस तरह से एक युवक अपने हाथ में डंडे लेकर आता है और पीछे से बुजुर्ग पर वार करता है। कैसरबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिससे बुजुर्ग की चोट लगने से गंभीर हालत बताई जा रही है। तो दबंग ने पैदल जा रहे बुजुर्ग पर यह हमला कर दिया।
हमला करने से बुजुर्ग घायल हुआ। कैसरबाग थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। वहीं लखनऊ के चिनहट में तेंदुए के आने से दहशत का माहौल है। टेल्को कंपनी के परिसर में तेंदुआ देखा गया। टेल्को कंपनी के लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की हलचल की तस्वीरें कैद हुई है। वन विभाग ने टेल्को कंपनी के अंदर सेंसर बेस्ड ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी अभी तक तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। बुधवार की रात को बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज, आपको ये फुटेज भी दिखा रहे हैं किस तरह से राजधानी में ये तेंदुआ घूमते हुए नजर आया। तो चिनहट में तेंदुए के आने से दहशत का माहौल है, लोगों में दहशत का माहौल है। अभी तक वन विभाग की तरफ से इस तेंदुए को पकड़ा नहीं गया है, लगातार तलाश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज वन इंडिया ने सपा विधायक पल्लवी पटेल से खास बातचीत की है। इस दौरान पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दल के अध्यक्ष और सपा के विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या मामला हो गया जो आज आपने विधान भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, विधान भवन के आने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये वो प्रतीक है इस प्रदेश की जनता का, उनकी शक्ति का और उनके सत्ता का। और यहाँ पर ला करके हमने सिर्फ ये बताने का काम किया है कि बनारस में, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही एक गुजराती गिरोह एक्टिव है जो यहाँ के लोगों का धन, साधन, संसाधन, उन्नति, अवसर सब पे लूट कर रहा है षड्यंत्र के तहत। और हद तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और बनारस में पहुंच करके ऐसे गुजराती गिरोह को बैठाल करके उनके एजेंट के रूप में कमिश्नर को बैठा रहा है, जो वहां पर नहा के लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, महिलाओं का पीड़न हो रहा है, लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको जेल में ठूंसा जा रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो हम चाहते हैं 48 घंटे के अंदर उन किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए, अन्यथा आंदोलन और बड़ा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कितने वो किसान हैं और कौन वो एजेंट है जिनके बारे में आप बात कर रही हैं? देखिए, 1194 परिवार हैं किसानों को जो इससे इफेक्ट हुए हैं और उसमें से 11 लोग अभी जेल में हैं। और गुजराती गिरोह वो है जो लगातार उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहा है। देखा आपने, हमारे साथ पल्लवी पटेल जी थी और उनका साफ तौर पर कहना है जिन किसानों के साथ में ज्यादती हो रही है उनके खिलाफ लगातार सरकार एक्शन ले, वरना पल्लवी पटेल जो है वो लगातार जो है इस बात को रखती रहेंगी। जिस तरीके से उन्होंने आज विधान भवन के बाहर उन किसानों का मुद्दा रखा है और लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। दल के मेरठ में जेसीबी मशीन के नीचे आने से महिला बाल बाल बच गई है। गनीमत रही कि जेसीबी महिला के दुपट्टे के ऊपर से गुजर गई। महिला के सिर पर जेसीबी के पहिए में कुल 2 इंच का फासला था। सड़क पर पड़ी सिल्ट पर अचानक बाइक फिसली। पीछे बैठी महिला बाइक से गिर पड़ी। सामने से आ रही जेसीबी के नीचे आते आते बची है। तो हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हादसा मेरठ के गणेशपुरी मेन खत्ता रोड का है, जहां पर सड़क किनारे कूड़े का ढेर लगा था। कूड़े के ढेर पर ही सिल्ट पड़ी थी। शुक्रवार दोपहर एक महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर बाजार से घर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान महिला ने हरे रंग का सूट पहना हुआ था। महिला की उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है जैसे ही जेसीबी बाइक के पास आई, साइड बचाने के चक्कर में लड़के ने बाइक को किनारे किया और बाइक स्लिप हो गई। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के तिलक नगर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुधा 43 देशपाल निवासी बताया जा रहा है, जिनकी पत्नी थी और शरीर में दिक्कत के चलते फिजियोथेरेपिस्ट करने के लिए जिला अस्पताल जा रही थी। तो 3 गोलियां लगने से महिला की मौत हो गई है। हमलावर कौन थे और हत्या क्यों की गई, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिरोजाबाद में यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर हमलावर कौन थे और किस वजह से यह हत्या की गई है। लगातार किस तरह से बदमाशों में पुलिस का डर और खौफ नजर नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े एक महिला की फिरोजाबाद में हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लगातार परिवार वालों से बातचीत कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या है, कौन ये हमलावर थे।
तो बताया जा रहा है कि अस्पताल जा रहे थे दंपति और इसी दौरान अपराधियों ने किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है जहां सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर हत्यारोपी कौन थे और किस वजह से ये पूरी हत्या की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये लगातार तलाश कर रही है पुलिस। लेकिन सवाल पुलिस की सुरक्षा पर भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस तमाम दावे करती है, गश्त के दावे करती है, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों में पुलिस का डर नजर नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े इस तरह की हत्या कर दी जाती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी इस पूरी हत्या को लेकर मिल रही है? देखिए, सनसनीखेज ये पूरा मामला और सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। देखिए, पूरा मामला फिरोजाबाद के तिलक नगर का है। यहाँ एक महिला सुबह थेरेपी कराने के लिए निकलती हैं और वहीं कोई एक अपराधी है, व्यक्ति जो बताया जा रहा है, वो रैकिंग कर रहा था पिछले कई दिनों से। तो देखने वाली बात होगी, अगर रैकिंग करते समय उसने आज महिला को अकेले देखा और अकेले देखते समय उसने 3 राउंड फायर किए और महिला के सिर में लगी और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि अपराधी का हौसला इतना बुलंद है। आखिरकार यूपी पुलिस जो निगरानी कर रही है वो कहीं ना कहीं ये सफलता दे रही है। कहीं ऐसे जो अपराधी हैं वो अपराधी कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लगाया जाए और ऐसे अपराधियों को जेल भेजने का काम करेगी यूपी पुलिस। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर टप्पल थाना इलाके के चट्टारी चौकी क्षेत्र में पड़ने वाले कमालपुर गांव में एक सनसनीखेज मामले सामने आया है। यहां स्कूल में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के ही 2 परिचित युवकों को हिरासत में ले लिया है। उन दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। तो अलीगढ़ का ये मामला है जहां 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड से इलाके में सनसनीखेज यह पूरा हत्याकांड प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। ये पूरा मामला किस तरह से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जहां 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी और डर का माहौल है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के ही 2 परिचित युवकों को हिरासत में लिया है। और अधिक जानकारी के साथ योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, इस पूरी हत्या की क्या वजह बताई जा रही है और अभी तक अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई? देखिए, ये कल दोपहर की बात है। ये आरपीएस कॉलेज पढ़ता है, उसके बाहर एक छात्र को गोली मार दी गई। जब वो उसके गोली मारकर भाग रहे थे तो उसको पब्लिक ने वहां पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़ लिया, उसको पुलिस को दिया। तो पुलिस को जब दिया, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसमें बात निकल के आई कि उसकी कॉलेज की एक लड़की थी जिससे इसके प्रेम संबंध थे। जो लड़का मरा है उसके एक दूसरे लड़के से भी प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर के दूसरे लड़के ने अपने 2 दोस्तों को 5,000 रुपए में इसकी हत्या की सुपारी दे दी जी। वो कॉलेज के बाहर आए, तमंचा लेकर के इसको गोली मार दी। इसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। तो ये पूरा घटनाक्रम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि स्कूल में पढ़ने वाले लड़के इस तरीके से सुपारी दे करके हत्याएं करा रहे हैं। अभी तो ये पढ़ रहे हैं, जब ये आगे बढ़े होंगे तो कितने बड़े बदमाश बनेंगे। ठीक है योगेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन में वाटर ड्रोन की टेस्टिंग की गई। तो राजधानी लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन में वाटर ड्रोन की टेस्टिंग की हुई। तो यही वाटर ड्रोन सैकड़ों मीटर तक उड़कर आग बुझाने में सक्षम है। तो हजरतगंज फायर स्टेशन में ये वाटर ड्रोन की टेस्टिंग, अगर कहीं पर भी आग लग जाती है ऐसे वक्त पर किस तरह से वाटर ड्रोन के माध्यम से इस आग पर काबू पाया जा सकता है, और इसीलिए इस वाटर ड्रोन को बनाया गया। और देखिए, इसकी टेस्टिंग की जा रही थी और कहीं ना कहीं इस टेस्टिंग में सफलता मिलते हुई
तो ड्रोन सैकड़ों मीटर तक उड़कर आग बुझाने में सक्षम। अब खबर आगरा से है, जहां शिक्षा विभाग के गालीबाज बाबू का एक और वीडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में अपने चहेते अधिकारी से कार्यवाही कराने का दिखा रहा रौब, तो ऑडियो में कर्मचारी का जबरन दबाव बनाकर निलंबित करने की बात कह रहा बाबू, तो ऑडियो में फतेहाबाद से नगर में लाने की बड़ी कीमत चुकाने की कह रहा बात। भ्रष्ट बाबू ऑडियो में अधिकारियों को प्रभावित करने की बात कह रहा है, तो किस तरह से बता रहा कि रणनीति जहां 50,000 की गड्डी काम नहीं करती है, वहां अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए गिफ्ट का काम करते हैं। अधिकारियों को इस भ्रष्ट बाबू की जरूरत है। पहले की कई बार विभाग में तैनात अधिकारियों ने बाबू को दी थी क्लीन चिट, तो सवालों के घेरे में अब जांच अधिकारी भी हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं और इस तरह के ऑडियो आने के बावजूद किस तरह से इस बाबू को क्लीन चिट दी जा रही है। बाराबंकी के स्कूलों में बच्चों के बौद्धिक विकास, सामान्य ज्ञान और आत्मबल बढ़ाने के लिए DIOS अपने नवाचार मिशन से बदलाव ला रहे हैं। प्रार्थना सभा में देश दुनिया की खबरों के प्रस्तुतिकरण के साथ हर शनिवार को स्कूल में फन डे मना रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में करीब 3 माह पहले ही आए DIOS OP त्रिपाठी ने अपने नवाचार मिशन पहचान की शुरुआत कराई है। इसमें राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों और शिक्षकों में काफी रुचि भी दिख रही है। इस दौरान बच्चों ने क्या सीखा, इसके मूल्यांकन को लेकर इस मिशन पहचान परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्प प्रश्न थे, जिसमें 4 विकल्प में एक सही उत्तर था। मिशन पहचान परीक्षा में जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे, उन्हें विभाग सम्मानित करेगा। बाराबंकी के DIOS OP त्रिपाठी ने बताया कि ये परीक्षा पूरी तरीके से बोर्ड परीक्षा की तरह आयोजित की गई। सभी बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में बैठाया गया और CCTV कैमरे से परीक्षा की रिकॉर्डिंग कराई गई, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लगे CCTV कंट्रोल सिस्टम से हुई। ये एक नवाचार है। सरकारी और सहायता प्राप्त जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें अध्ययनरत बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। जैसे प्रार्थना के समय थॉट्स ऑफ द डे, बाल न्यूज सेंटर, हर शनिवार को फन डे। इन गतिविधियों से बच्चों में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है और बच्चे क्रियाशील हुए हैं। इसी कड़ी में ज्ञान में वृद्धि का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के पाठ्यक्रम एवं सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 बहुविकल्पी प्रश्न देकर हम OMR सीट पर बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं और जो बच्चा अपेक्षाकृत कम ज्ञान रख पाता है, उसके लिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग, एक्स्ट्रा क्लास, ब्रिज कोर्स का संचालन करते हैं। बच्चों में इस परीक्षा के लिए गजब का उत्साह देखने को मिला है। बाराबंकी के GGIC की प्रधानाचार्य पूनम सिंह ने बताया कि मिशन पहचान परीक्षा में जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे, उन्हें सम्मानित करने का काम करेगा। साथ ही परीक्षा के बाद जो बच्चे कमजोर पाए जाएंगे, उनके लिए अतिरिक्त कक्षा का आयोजन किया जाएगा। मिशन पहचान की जो ये आयोजित परीक्षा होती है, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक से त्रिपाठी की का नवाचार है। इसमें अब तक जो कोर्स हो चुके हैं, उनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और इसके अलावा कुछ प्रश्न इसमें सामान्य ज्ञान के भी लिए जाते हैं, जो हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर और शनिवार को बच्चों को फन डे के रूप में देते हैं। दरअसल DIOS OP त्रिपाठी का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नवाचार मिशन पहचान बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनका चौमुखी विकास भी कर रहा है। इसी पहल के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के बच्चों का बौद्धिक स्तर जांचने के लिए उत्सव के रूप में 73 केंद्रों पर मिशन पहचान परीक्षा आयोजित की गई। 2 पालियों में हुई इस परीक्षा में 38 राजकीय और 35 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कुल 73 स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के करीब 40,000 विद्यार्थी शामिल हुए। इस परीक्षा को लेकर बच्चों के साथ शिक्षकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। परीक्षा कराने को लेकर अधिकारियों को ब्लॉकवार जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनकी देखरेख में परीक्षा संपन्न कराई गई।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।